स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट विद द पेप्टाइजेशन। कल तक हम लोगों ने क्या किया था, कोएगुलेशन तक। वहाँ हमने कोएगुलेशन कैसे होती है और फिर उसके डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं, आर्टिफिशियल रेन फॉल से लेकर के क्लोटिंग ऑफ ब्लड तक, ये हमने डिस्कस किया था। नाउ सी व्हाट इज़ पेप्टाइजेशन। देखो कल हमने क्या डिस्कस किया था, कोलोइडल सॉल्यूशन को। तो कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों होता है, चार्ज की वजह से। तो अगर हम इस कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन का चार्ज रिमूव हो जाएगा एंड दैट विल चेंज इनटू प्रेसिपिटेट फॉर्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑल्सो। अब इसी से फर्दर अगर आप प्रेसिपिटेट में दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दो, ऑल दो सेम की ज़रूरत नहीं हो सकती, वो कई बार अलग भी हो सकता है, दैट विल डिपेंड ऑन द प्रेसिपिटेट, वो डिस्कस करेंगे अभी। तो इलेक्ट्रोलाइट दोबारा ऐड कर दोगे तो जो प्रेसिपिटेट बने थे वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे कोलोइडल सॉल्यूशन में, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास एक चेन बन जाती है, मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि कोलोइडल में डाला इलेक्ट्रोलाइट, प्रेसिपिटेट में दोबारा से एडिशन कर दी इलेक्ट्रोलाइट की, तो क्या बन गया, कोलोइडल। और इसी प्रोसेस को अब देखो यहाँ एक चीज़ ज़रा ध्यान देना, जो ये प्रेसिपिटेट्स होंगे दे शुड बी फ्रेशली, मीन्स दे शुड बी फ्रेश, दिस शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, बिकॉज अगर बहुत देर हो जाएगी तो उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा और प्रेसिपिटेट विल नॉट चेंज इनटू द कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो व्हाट इज पेप्टाइजेशन? पेप्टाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द precipitate, freshly prepared precipitate into the colloidal solution by the addition of electrolyte। ये इसकी डेफिनेशन है कि आप किसी भी प्रेसिपिटेट में कोलोइडल सॉल्यूशन के किसी भी प्रेसिपिटेट में आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दो और तो वो जो प्रेसिपिटेट है फ्रेशली प्रिपेयर्ड दैट विल चेंज इनटू द colloidal solution, that is known as peptidation, conversion of precipitate into colloidal solution by the addition of electrolyte, ठीक। अब ये होता कैसे है, देखो इसमें ना एक दो रिएक्शंस आ जाएंगी और रिएक्शंस अब मैं समझाऊंगा तो तीन ही, आप समझ जाओ उसको। अगर समझते हो तो उसमें क्या होगा, आप किसी भी टाइप की रिएक्शन को कर सकते हो, ठीक है। रिएक्शन की यहाँ एक लिमिट है, बट चेंज हो सकता है, बोर्ड में कोई ना कोई रिएक्शन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ जाए। तो अगर आप समझ लेते हो तो इसमें बहुत इजी समझना है, कोई इसमें बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। देखो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके पास AgI के प्रेसिपिटेट्स हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgI, और इसके अंदर आपने ऐड कर दिया AgNO3 को, तो वो कहेगा which charge will develop on the colloidal solution when AgNO3 electrolyte is added in the precipitates of silver iodide, AgI silver iodide। अब आप कहो कि कैसे मालूम चलेगा चार्ज? बहुत ही आसान है चार्ज पता लगाना, ऑल्दो अगर रिएक्शन दी हुई है तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज विदाउट दिस रिएक्शन यू कैन ऑल्सो नो व्हाट टाइप ऑफ चार्ज शुड डेवलप। देखो ये प्रेसिपिटेट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट विल ब्रेक इनटू द आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहला वैसे भी देखो सिल्वर मेटल है तो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज पहला एलिमेंट क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और अब यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट है, चार्ज कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए यहाँ एक थ्योरी है, कॉमन आयन एडजॉर्प्शन थ्योरी, इसको प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी बोलते हैं, बट मेनली हमें करना है कॉमन आयन थ्योरी। देखो AgI और AgNO3 में कौन सा आयन कॉमन है, Ag इज कॉमन आयन हेयर, बस यही होगा, प्रेसिपिटेट के ऊपर कॉमन आयन जा कर के एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेट कौन सा है, AgI, इसके सरफेस पे जा कर के Ag जो है ये एड्जॉर्ब हो गया। चार्ज कौन सा डेवलप हुआ, पॉजिटिव। मीन्स जब आपको पता चल गया था वहाँ क्वेश्चन के अंदर ही कि सिल्वर दोनों में कॉमन है, प्रेसिपिटेट में भी और
इलेक्ट्रोलाइट में भी तो सिल्वर पर चार्ज कौन सा पॉजिटिव होगा, तो सोल पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ आप कॉमन आयन देख करके इसको बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक, ऐसे ही ये कॉमन आयन वाली बात आ जाती है, इसमें तो कोई आपको मुश्किल आएगी नहीं। ठीक, अब इसी के साथ एक तरीका और भी होता है, जैसे वो कहता है कि इन द सॉल्यूशन ऑफ in the solution of Ki you are adding AgI, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल बात आ जाएगी, आई कॉमन आ गए, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होगा और ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर क्या है, AgI एंड I नेगेटिव, तो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर I कैसा है, नेगेटिव, I कैसा है, नेगेटिव, दैट्स वाई यहाँ नेगेटिवली चार्ज सोल और कोलोइडल सॉल्यूशन की डेवलपमेंट यहाँ प्रोडक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, अगर उसमें जैसे ये कहता है कि किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन डेवलप होगा, या उसके रिगार्डिंग आपको लिखनी है कोई भी केमिकल इक्वेशन, कब, जब Ki इज एडेड इन दी AgNO3। जरा ध्यान देना, Ki को हमने किस में ऐड किया है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, AgNO3 इज एडेड, AgNO3 इज एडेड इन, मीन्स इसके लिए इन वर्ड आया है, जरा ध्यान देना इन वर्ड का, इन IN दिस वर्ड हैज सिग्निफिकेंस। यहाँ देखो कैसे, AgNO3 इज एडेड इन Ki, तो इस पूरे चैप्टर में इन वर्ड की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। इन का मतलब है कि उसके अंदर ऐड किया गया, और जिसके लिए भी इन वर्ड आया वो मानना पड़ेगा कि एक्सेस अमाउंट में है। जैसे हम बोलते हैं वाटर इन मिल्क, इसका मतलब मिल्क लार्ज अमाउंट में था और उसमें कुछ वाटर को ऐड किया। इफ आई एम सेइंग मिल्क इन वाटर, इट मीन्स मिल्क इन वाटर के लिए आया है, तो वाटर क्या हुआ, लार्ज अमाउंट में, तो उसमें हम बोलेंगे कि थोड़ा सा मिल्क जो है वो लार्ज अमाउंट वाटर में ऐड किया है। फ़र्क होता है पानी में दूध या दूध में पानी। ऐसे ही क्या कहा, AgNO3 इज एडेड इन द Ki, और कौन सा चार्ज डेवलप होगा और इसके रिगार्डिंग रिएक्शन लिखो। तो देखो यहाँ पर अब कोई कॉमन आयन नहीं है, यहाँ कोई कॉमन आयन नहीं है, जरा ध्यान देना ये कैसे करनी है, क्योंकि इसने यहाँ इन वर्ड का यूज़ किया। इसका मतलब ये किस में हो गया, एक्सेस में, तो ये किस में हो गया, लिमिटेड अमाउंट में। अब अगर ये मान लो एक्सेस में है और ये लिमिटेड है, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 100। ये 10 है तो ये 100। ऐसा क्वेश्चन है नोट्स में दिया हुआ है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन ही मैंने पिक किया है। अब देखो रिएक्शन में क्या होगा, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, Ag पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, आप पॉजिटिव को यहाँ रिप्लेस कर दो, इस पॉजिटिव को यहाँ ले आओ, इस पॉजिटिव को यहाँ ले आओ, या फिर इस नेगेटिव को इधर ले आओ और ये नेगेटिव को इधर ले आओ। आपको केवल डिस्प्लेसमेंट ही करनी है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, एक तो बन जाएगा AgI और उधर क्या बन जाएगा KNO3। ठीक, KNO3 ये बन गया। देखो बड़ा आसान सा है, इसके साथ इसका नेगेटिव जोड़ दो और इसके पास इसका नेगेटिव जोड़ दो, वो कर दिया हमने। आप ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर यहाँ शो क्या कर रहा है, एक Ki एक AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये कितने हैं, 10। इसका मतलब ये जब 10 के 10 यूज़ हो जाएंगे तो ये कितने बचेंगे, 90। इसका मतलब Ki किस में है, एक्सेस में है। इसको आप समझो ऐसे, आपके पास बीकर था, इस बीकर में Ki भी था और इस बीकर में AgNO3 भी था, और इनसे बना क्या, KNO3 प्लस AgI ये बना। लेकिन AgNO3 एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो किस में है, लिमिटेड में, तो यानी कि ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, आपके पास Ki, KNO3 और AgI बचा। ठीक, अब ज़रा ध्यान देना,
इन दोनों के पास अब कॉमन आयन आ गया है, ये ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर अब कॉमन आयन आ गया है। AgI के प्रेसिपिटेट KI के साथ रिएक्ट करेंगे एंड कॉमन आयन क्या है I, तो क्या बनेगा AgI I नेगेटिव, I नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। जो आयन जो आपके पास कॉमन आयन है वो उसके सरफेस पे जाकर के एडजॉर्ब हो जाएगा, यानी कि कॉमन आयन कहाँ से मिलेगा, जो एक्सेस में होगा, एक्सेस वाला ही अपना कॉमन आयन प्रोड्यूस करेगा और वो उसकी वजह से चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास नोट्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिया हुआ है। अगर समझ ना आए दोबारा एक बार इसको देखो वीडियो को, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, और ये 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं इस चैप्टर में जो थोड़ा सा जहाँ पर आपको माइंड का यूज़ करना पड़ता है। अब इसी से एक जो जुड़ती हुई टर्म है वो है जीटा पोटेंशियल। ऑल्दो हम कर चुके हैं पहले, बट आप यहाँ समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ उस कंसेप्ट को समझना आसान है। जीटा पोटेंशियल, देखो क्या हुआ था जब हमने पेप्टाइजेशन की, मान लो आपके पास AgI था और यहाँ पर क्या था आपके पास KNO3 ले लो आप। ठीक है, AgI और AgNO3 ही लेना पड़ेगा आपको यहाँ तो AgI के साथ में AgNO3 ले लिया, तो देखो ये कॉमन आयन था तो AgI के ऊपर Ag जुड़ गया, चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, प्लस ये जो NO3 नेगेटिव हैं ये सॉल्यूशन के अंदर फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे। अब जरा ध्यान देना क्या हुआ, देखो ये AgI है, AgI सिल्वर आयोडाइड, और इसके चारों तरफ I नेगेटिव जाकर के एडजॉर्ब हो जाएंगे सरफेस के ऊपर। इसीलिए सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है कि इसमें सरफेस पे जाकर के एडजॉर्प्शन हो रही है। अब नेगेटिव चार्ज चारों तरफ डेवलप हो गया AgI के, और ये इस पर चिपका हुआ है, घूम नहीं रहा, फ्लोट नहीं कर रहा है, तैर नहीं रहा है। इसको बोलते हैं हम फिक्स लेयर। ये चार्ज की कौन सी लेयर हो गई, फिक्स्ड लेयर। और इधर उसी सॉल्यूशन में NO3 जो कि चार्ज है अपोजिट वाला। ठीक है, अरे हमने यहाँ गलत देखो ले लिया भाई, सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, Ag आया है, हमने थोड़ा गलत ले लिया यहाँ पर, थोड़ा फ्लो में। यहाँ पर जब Ag आएगा तो चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। एक्चुअल में यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आया है, तो पॉजिटिव चार्ज की फिक्स लेयर आ गई। अब सॉल्यूशन में क्या तैर रहा है, NO3 नेगेटिव, मीन्स ये बीकर है, तो इस बीकर में NO3 नेगेटिव फ्लोट करता रहेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, वो डिफ्यूज, इसको हम वर्ड यूज़ करेंगे डिफ्यूज वर्ड, यानी कि हमारे पास 2 चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है, फिक्स है, जो नेगेटिव चार्ज क्या है, डिफ्यूज हो रहा है। अब पता है हमें, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होगा, उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर ये डिफरेंस एक डिफ्यूज लेयर और एक फिक्स लेयर के बीच में हो, उसे बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द फिक्स एंड डिफ्यूज लेयर, फिक्स एंड डिफ्यूज लेयर इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जीटा पोटेंशियल वर्ड भी एक्सप्लेन हो गया है। अच्छा, अब देखो हमें यहाँ पर पूरा एक साइकिल कर ली है, कोलोइडल से प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट से दोबारा से कोलोइडल बना दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ डिस्कस करना है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं इनको हम किस तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन की प्योरीफिकेशन कैसे होगी। तो प्योरीफिकेशन के लिए 3-4 मेथड्स का यूज़ किया गया है। सबसे पहला मेथड है डायलिसिस। द फर्स्ट मेथड इज़ डायलिसिस। जो आप सुना है डायलिसिस, जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनकी डायलिसिस होती है। तो उसमें होता तो क्या है, जो किडनी, मतलब अगर हम नॉर्मल बात करें तो किडनी इज़ द फिल्टर ऑफ आवर बॉडी। वो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं ब्लड के अंदर उनको रिमूव कर देगा, और वो जो टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन के थ्रू बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे।
ये काम करती है किडनी। बट जब किडनी का फंक्शन रिड्यूस हो जाए या किडनी काम करना बंद कर दे तो ब्लड की प्योरीफिकेशन बंद हो जाएगी। तो क्या होगा, ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक, अब हमारा ब्लड क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन। ये कई बार डिस्कस हो चुका है, ब्लड इज कोलोइडल सॉल्यूशन। तो किडनी उसको यहाँ पर एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करती है, और है भी बॉडी के अंदर हमारी जो भी कोई फिल्ट्रेशन है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो किडनी जो है उसके अंदर से उसमें जो है हमारा ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, लेकिन इसी मेथड या इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम आर्टिफिशियली भी बॉडी से बाहर किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो उससे डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड वी नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। इसमें क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं। जो पोर्स होंगे बहुत 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 छोटे होंगे, उसमें से केवल डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल ही नीचे निकल सकते हैं। जो डिस्पर्स फेज है उसके पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं आएंगे, अलग नहीं होंगे। तो मान लो ये आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक, और ये SPM है। अब इसमें से जो आपके डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल है जिनका साइज छोटा जैसे कि वाटर, वो निकल के नीचे आता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी डायलिसिस। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि डायलिसिस के लिए हम किस टाइप के फिल्टर का यूज़ करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके पोर का साइज़ बहुत ही कम होगा। ठीक, अब देखो इस तरीके से तो ना ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि पोर का साइज़ बहुत छोटा है, वाटर को भी नीचे आने में बहुत टाइम लगेगा। फिर क्या करते हैं, इसके साथ में एक दूसरा मेथड आता है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, और पता ही हमें जहाँ वर्ड आ गया इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो उससे क्या होगा, ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन पे पार्टिकल पे साइज है, कोई ना कोई चार्ज है कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर। तो वो जो भी चार्ज है नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव एंड पर, और पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव एंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो इससे ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। मीन्स इलेक्ट्रोडायलिसिस विल बी फास्टर देन द सिंपल और नॉर्मल डायलिसिस। बट यहाँ एक क्वेश्चन है, और ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में 3 years बैक, और ये शायद NCERT में नहीं भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट शुड हैपन इफ़ इलेक्ट्रोडायलिसिस इज़ यूज्ड और डन और प्रोसीड फॉर द परसिस्टेंट टाइम। मतलब इसको एक लंबे टाइम तक अगर हम यूज़ करें तो उसका नुकसान क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रोडायलिसिस का। तो नुकसान ये है, अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को बहुत देर तक यूज़ किया तो क्या होगा, पहले तो बाहर आएंगे कोलोइडल पार्टिकल, बट फिर जो कोलोइडल पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वजह से कोलोइडल की स्टेबिलिटी है वो भी बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ गए तो जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है उसकी क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज़ अगर हम लंबे समय करें तो आपका जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हमें थर्ड मेथड जो करना है वो बड़ा आसान सा है, और नाम में ही उसका आधी डेफिनेशन हो जाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखो सिंपल फिल्टर मेथड से तो आप कोलोइडल सॉल्यूशन को अलग नहीं कर सकते। आपके पास फिल्टर पेपर हो और आप कहो कि उसमें से मैं मिल्क को बाहर निकाल लूँ तो मिल्क का वाटर अलग हो जाए और फैट अलग हो जाए, नामुमकिन, नहीं हो सकता ये। तो यहाँ हम एक स्पेशल फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे जिसके पोर का साइज़ बहुत बहुत छोटा होगा, लाइक SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम अल्ट्रा फिल्टर का यूज़ करेंगे। अल्ट्रा फिल्टर में जो पोर का साइज़ है वो नॉर्मल फिल्टर से बहुत कम होगा, और एक टेक्निक भी है जिससे हम सिंपल फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे,
इसमें एक नाइट्रोसेल्यूलोज, ये जो है आपका वर्ड सेल्यूलोज, ये प्लांट के पल्प से बनता है, ठीक है। सेल्यूलोज मीन्स जो भी प्लांट का एक पार्ट होता है, पल्प जो फूड है वो, दैट इज सेल्यूलोज, ठीक है। नाइट्रो जो है एक कंपाउंड हो गया, मतलब कि उस वुड पल्प को नाइट्रो के साथ में मिक्स किया हुआ है। नाइट्रो सेल्यूलोज प्लस अल्कोहल एंड ईथर मीन्स मिक्सचर बनाना है आपको, एक थिक पेस्ट बनाना है और फिर उस पेस्ट को अप्लाई कर देना है फिल्टर पेपर के ऊपर। उससे क्या होगा, फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, एंड देन योर सिंपल फिल्टर पेपर विल चेंज इनटू द अल्ट्रा फिल्टर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो ये मिक्सचर बना नाइट्रोसेल्यूलोज प्लस अल्कोहल प्लस ईथर, दिस होल मिक्सचर इज नोन एज कोलोडियन, COLLODION, कोलोडियन। तो पूछ सकता है व्हाट इज कोलोडियन, अ मिक्सचर ऑफ दीज विच कैन चेंज द फिल्टर पेपर इनटू द अल्ट्रा फिल्टर, ठीक। और इसके बाद हमारे पास लास्ट मेथड जो बचता है वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, देखो जैसे देखा होगा आपने कि दूध में से अगर मक्खन निकालना हो या क्रीम बाहर निकालनी होती है तो एक वो लगाते हैं मिक्सी टाइप का मिक्सचर ग्राइंडिंग, और वो ज़ोर से घूमता है। तो घूमने से क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होगा। तो अलग अलग डेंसिटी वाले पार्टिकल, क्योंकि क्रीम की डेंसिटी अलग होगी वाटर से, तो अलग अलग डेंसिटी वाले पार्टिकल अलग अलग जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो पूछ सकता है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस सेंट्रीफिकेशन। द प्रिंसिपल इज़ द फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और ग्रेविटी भी आती है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मेन है। तो ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स दिस अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन वर्क्स। इस टेक्निक का यूज़ करके हम अपने ब्लड को, एक यूनिट ब्लड को 4 पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो ब्लड के अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट काउंट होते हैं, ठीक है, और हीमोग्लोबिन भी होता है। तो एक मशीन होती है, देखा हो शायद आपने कभी, जो लैब में होती है जहाँ पर टेस्ट वगैरह करते हैं, एक उसमें ना जैसे एक आपके पास टेस्ट ट्यूब इतनी होती है, वहाँ पर ट्यूब उसके अंदर रखो, उसके अंदर वो क्या कर देंगे, ब्लड रखेंगे और ज़ोर से घुमाएंगे ब्लड को ट्यूब के अंदर। तो उससे घुमाने से क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होगा, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स से ना ब्लड के जो चारों पार्टिकल हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट, ये सब, या फिर हीमोग्लोबिन, ये अलग अलग जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो अलग, अब वो क्या होगा, अब जिसको जो भी जिस चीज़ की भी कमी है ब्लड की, ऑल्दो एक पेशेंट को चारों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसमें इन्फेक्शन है उसको चाहिए RBC, जिसके अब मान लो डेंगू हो गया है तो उसको रिक्वायरमेंट होगी प्लेटलेट काउंट की। तो अलग अलग पेशेंट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ दे सकते हैं। तो एक यूनिट ब्लड 4 पेशेंट्स को वहाँ पर काम आ जाता है इस तरीके से, ठीक। और ये प्रोसेस कौन सी हो गई हमारी, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। तो अब आज हमने इसको एक तरीके से, ये कैसे हम कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रेसिपिटेशन, फिर उसकी फॉर्मेशन, और फिर कैसे उसकी प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, ये सब कर लिया। अब हमें एक लास्ट चीज़ पर आना है, दैट इज़ हार्डी-शुल्ज़, HCHULZ लॉ, हार्डी-शुल्ज़ लॉ। क्या है हार्डी-शुल्ज़ लॉ? देखो ये हार्डी-शुल्ज़ लॉ कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन के लिए है, PPT के लिए है या कोएगुलेशन के लिए है। देखो मान लो आपका ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, और आपने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया NaCl। कौन सा ऐड किया, NaCl। और सपोज करो इसके ऊपर जो कोलोइडल पार्टिकल हैं इनके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, ये एक नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया, और सेम कोलोइडल सॉल्यूशन वही नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है, बट यहाँ पर क्या ऐड किया हमने, यहाँ पर ऐड कर दिया MgCl2,
यहाँ पे NaCl ऐड किया और यहाँ MgCl2 ऐड किया, सोल्यूशन सेम है, दोनों पर नेगेटिव चार्ज, दोनों सेम सोल्यूशन हैं। तो ये बताओ किसकी कोएगुलेशन जल्दी होगी, किसकी कोएगुलेशन फास्ट होगी? तो ज़रा ध्यान देना, देखो NaCl ब्रेक होगा Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, MgCl2 प्रोड्यूस होगा Mg2 पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब ज़रा ध्यान दो, देखो इस पर ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज ही नेगेटिव चार्ज से रिएक्ट करके क्या कर देगा? कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन या प्रेसिपिटेशन। तो Na पर तो सिंगल चार्ज है, Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा उसकी कोएगुलेशन की पावर भी बढ़ती जाएगी और यही है हार्डी-शुल्ज़ लॉ। अकॉर्डिंग टू दी हार्डी-शुल्ज़ लॉ द प्रेसिपिटेशन पावर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन चार्ज। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेसिपिटेशन पावर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अगर चार्ज मान लो, अब यहाँ मैं एक और ले लेता हूँ, NaCl, MgCl2 और एक AlCl3, ये सब दिए हुए हैं आपके पास नोट्स में प्रीवियस ईयर में। तब सबसे अच्छा कौन होगा? तब ये होगा, क्योंकि इसमें जो एल्यूमिनियम है इस पे चार्ज होगा Al3 पॉजिटिव। तो चार्ज बढ़ाते चले जाओगे, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो उतने ही ज़्यादा नेगेटिव पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा और कोएगुलेशन की पावर बढ़ती चली जाएगी। ये है हार्डी-शुल्ज़ लॉ। अब इसी के साथ में एक वर्ड और, एक और भी दिया हुआ क्वेश्चन कि आप हार्डी-शुल्ज़ लॉ को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। मीन्स हार्डी-शुल्ज़ लॉ ने बोल दिया कि जो आपके पास प्रेसिपिटेशन पावर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज के। बट क्या और कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल है? तो देखो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है NaCl, KCl, RbCl एंड CsCl, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम क्लोराइड, सबके क्लोराइड हैं। अब देखो, अब मान लो कि आपके पास दोबारा से नेगेटिवली चार्ज सोल है, इस पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी 1 पॉजिटिव, इस पे भी 1 पॉजिटिव, क्योंकि ये सब क्या है? अल्कली मेटल, सब पर चार्ज 1 पॉजिटिव होगा। तो इस केस में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा? मीन्स ये सब इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो कौन इस नेगेटिवली चार्ज सोल को मोर इफेक्टिवली कोएगुलेट करेगा? तो अब जो तो हार्डी-शुल्ज़ लॉ था उसने तो कहा था कि कॉमन, मतलब कि चार्ज देखो आप, अब यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव देखो, और सबके पास सिंपल पॉजिटिव चार्ज है 1 1 1 1। तो अब यहाँ ज़रा ध्यान दो, आपने +1 में पढ़ा होगा फजान रूल, ठीक? उसमें देखो क्या था, जैसे मान लो ये एटम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम, ये रुबिडियम और उससे भी बड़ा सीजियम। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक? अब जैसे जैसे एटम बड़ा होगा, देखो सिंपल केस देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इतने वॉल्यूम पर है, ये पॉजिटिव चार्ज और बड़े वॉल्यूम पर आ गया, तो यानी कि चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम हो रही है। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। 1 चार्ज यहाँ है, 1 चार्ज यहाँ है, 1 ही यहाँ है और 1 ही यहाँ है, लेकिन साइज़ बढ़ने से पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, डेंसिटी चार्ज की कम होएगी, उसका इफ़ेक्ट भी कम होता चला जाएगा। यानी कि हम हार्डी-शुल्ज़ लॉ को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग द साइज़ ऑफ द आयन और इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल जो है उनका साइज़ लेकर के। मीन्स वी कैन मॉडिफाई हार्डी-शुल्ज़ लॉ बाय कंसिडरिंग द साइज़ ऑफ द आयन। जो हमने इस जो सिंपल हार्डी-शुल्ज़ लॉ था उसमें यूज़ नहीं किया था, वहाँ हमने केवल चार्ज लिया था, बट साइज़ भी अफेक्ट करेगा। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जितने छोटे होंगे उतने ही इफ़ेक्टिव होंगे कोएगुलेट या प्रेसिपिटेट करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये कोएगुलेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट पोर्शन पर, और ये ज़रा ध्यान देना, इस सबसे लास्ट पोर्शन में एक क्वेश्चन का आना बहुत ज़रूरी है। एक, और क्योंकि एक ऑल्दो सबसे आसान क्वेश्चन है, बट इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर कि याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमने कुछ थोड़ा सा यहाँ पर एक अपनी तरफ से अरेंजमेंट किया है, और ऐसे ही आपको नोट्स में दिया हुआ भी है, उससे बड़ा आसान रहेगा आपको करना। तो आप पहले ये टेबल को समझ लेना, उसको करने के बाद
आपको यहाँ दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। ये कर लोगे तो आप फिर इसका कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी। आपको यहाँ पर 8 बॉक्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ सबसे पहले अब मैं यहाँ जो क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन, अलग अलग टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन, उनके टाइप और एग्जाम्पल करेंगे। और ये टेबल करते ही आपका ये सारा काम एक साथ हो जाएगा बिल्कुल, और आपको समझ भी आएगा ये मैंने पहले इन वर्ड यूज़ किया था, उसका क्या यहाँ पर लिंक है। देखो, एक लो आप डिस्पर्स फेज, यहाँ लिखो डिस्पर्स फेज, यहाँ लिखो डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ लिखो टाइप, और यहाँ लिखो एग्जाम्पल। क्या होगा देखो, डिस्पर्स फेज जो होता है लेस अमाउंट में, तो एक काम करो, फर्स्ट राइट डाउन सॉलिड, सॉलिड, अगेन सॉलिड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, देन लिक्विड, लिक्विड, देन लिक्विड, 3 टाइम सॉलिड, 3 टाइम लिक्विड, 2 टाइम गैस। ऑल्दो ऐसा कुछ क्रैम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं बस अभी क्या करवा रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आपको टेबल बनानी ही पड़ जाए तो कैसे बनाओगे टेबल, उसके लिए बता रहा हूँ। ऑल्दो ये क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो डिस्पर्स फेस, उसके बाद डिस्पर्जन मीडियम। एक काम करो, अब इसको बनाओ सीक्वेंस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगेन सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगेन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। गैस गैस नहीं होगा, और गैस गैस का बनता भी नहीं कोलोइडल सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अगर डिस्पर्स फेस लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स फेस सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो बताओ किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। या क्वेश्चन आ सकता है कि उसका एग्जाम्पल दो। अब बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को रट लेते हैं, जहाँ तो पूछा होता है एग्जाम्पल वहाँ टाइप लिख देंगे, और जहाँ टाइप पूछा होगा वहाँ एग्जाम्पल लिख देंगे। उन्हें लगेगा कि सही किया हुआ है और नंबर वहाँ 0 आएंगे। जरा समझना टाइप क्या होता है, एग्जाम्पल क्या बनेगा। देखो टाइप का मतलब है, अब जरा ध्यान देना, सॉल्यूशन बहुत टाइप के बनेंगे कोलोइडल के। कितने टाइप हैं? 8 टाइप्स हैं। कैसे रखोगे याद, देखो जरा। अगर डिस्पर्स फेस सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड सोल। सॉलिड सोल, सोल एक तरीके से सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म है, बट यहाँ पे आप सोल ही लिखोगे, आगे आपको समझ आएगा। ये सॉलिड सोल, डिस्पर्स फेस सॉलिड मतलब दोनों ही सॉलिड हो गए तो सॉलिड ही बनेगा, और कोलोइडल सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म हो गई सोल। तो ये बना आपका सॉलिड सोल। ये टाइप हुआ इसका, सॉलिड सोल कोई एग्जाम्पल नहीं है, टाइप है। अब इसका एग्जाम्पल तो आप ले सकते हो अलोए। अलोए में क्या होता है, जैसे मान लो स्टील है, अलोए है 95% उसमें आयरन है, फिर कार्बन, निकल और बाकी मेटल्स होती हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में हैं, बट है किसमें, सॉलिड फेज में ही। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड सोल का। तो देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल, अलोए। और एक और होता है जेम स्टोन, जो हम स्टोन डालते हैं रिंग में उन्हें बोलते हैं जेम स्टोन। तो जेम स्टोन भी इसका एग्जाम्पल है। अलोए इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जो आपको समझ आता भी है केमिस्ट्री वाइज। ठीक, सॉलिड सोल टाइप है, एग्जाम्पल जो है वो क्या हो गया, अलोए और जेमस्टोन। अब देखो इसको हम कैसे बोल सकते थे, देखो दूसरे वाले को, पहले को तो कोई आसान मुश्किल था नहीं। सेकंड देखो, डीपी सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, ये किस में है, लार्ज क्वांटिटी में, ये किस में है, स्मॉल क्वांटिटी में। तो किस टाइप का हो गया, टाइप अभी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जो सिंपल वे में अगर बोला जाए तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ये क्या हुआ, सॉलिड इन गैस। ये क्या हुआ, लिक्विड इन सॉलिड। ये जो डिस्पर्जन मीडियम है उसके लिए हम इन वर्ड यूज करते हैं, इन का मतलब उसके अंदर वो लार्ज अमाउंट में है चीज। तो यानी कि सॉलिड तो कम अमाउंट में है और लिक्विड ज़्यादा है, तो ये सॉलिड इन लिक्विड टाइप हो गई। बट ज़रा ध्यान देना, हमने अभी तक 9th क्लास से लेकर आज तक जो भी सॉल्यूशन किए थे इस चैप्टर से पहले,
उसमें हमने क्या हमेशा डिस्कस किया था कि लिक्विड लार्ज अमाउंट में है जैसे यहाँ पर है, और सॉलिड लेस अमाउंट में है, नॉर्मल सी कंडीशन। तो इसी को बोलते हैं हम सोल। सोल एक ऐसा कॉलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड लार्ज अमाउंट में है और सॉलिड जो है वो लेस अमाउंट में है। इसको ये एक तरीके से सॉलिड इन लिक्विड है और इसका टाइप जो है वो सोल है। इट इज अ सोल टाइप, सॉलिड इन लिक्विड सोल टाइप। और एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर स्टार्च का सॉल्यूशन लिख सकते हो, पेंट भी इसका ही एग्जाम्पल है, पेंट एंड स्टार्च। देखो स्टार्च सॉल्यूशन में क्या होता है, डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्च लिया, उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया और स्टार्च को डाल दिया पानी के अंदर, वाटर के अंदर डाला ही ना वाटर, तो लार्ज अमाउंट में वाटर होगा, तो वो क्या हो गया आपका सोल। अब यहाँ देखो थर्ड टाइप में सॉलिड इन गैस। अब जरा यहाँ कुछ चीज़ें आपको कीवर्ड्स माइंड में रखने पड़ेंगे और बड़ा आसान सा भी है। सॉलिड इन गैस, गैस ज़्यादा हो गई, गैस का मतलब एयर होता है, गैस का मतलब एयर। अब देखो जैसे एयर के अंदर जो उड़ता है वो क्या होता है, एरोप्लेन। ऐसे ही जो साइंस है एरोप्लेन की या एयर वाली, एरोमेटिक्स, मीन्स जहाँ पर भी एयर वर्ड आ गया वहाँ क्या होता है, एरो वर्ड, एरो। तो ज़रा ध्यान देना, जहाँ पर भी डिस्पर्जन मीडियम गैस है या लार्ज अमाउंट में गैस है वो एग्जाम्पल होगा एरोसोल का। एरोसोल बड़ा आसान हो गया, एरोसोल। और इसका टाइप मीन्स सॉलिड इन गैस, कि गैस लार्ज अमाउंट में है और थोड़ा सा सॉलिड उसमें फैला हुआ है। तो बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है स्मोक। स्मोक में क्या होगा, लार्ज अमाउंट में एयर होगी और बीच में थोड़े से कार्बन के पार्टिकल्स होंगे, तो एग्जाम्पल जो है वो स्मोक है। अच्छा फोर्थ देखो अब आप, लिक्विड इन सॉलिड। जरा ध्यान देना, लिक्विड कम अमाउंट में है और सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में है, ये कहाँ होता है? कोई एग्जाम्पल, सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड, तो सॉलिड लार्ज अमाउंट में है तो उसका टाइप होता है ये जेल, यानी कि जेल आपका एक कॉलोइडल सॉल्यूशन का टाइप है। और जेल अलग अलग होते हैं, कोई जेल जो है जेली है खाने वाली है, कोई जेल यहाँ लगाने वाला है एयर पर, और भी कई टाइप के जेल्स होते हैं। ठीक, सिलिका जेल भी है, वो भी डिस्कस करते हैं अभी। तो जेल ये टाइप हो गया, जेल मीन्स लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड लार्ज अमाउंट में। जैसे कि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कर्ड, चीज़, ये जेल है। देखो कर्ड एक जेल है, देखा भी होगा आपने कि उसकी फिक्स टेक्सचर है, ऐसा नहीं कि रखा और वो फ्लो कर जाएगी, तो वो बनती है बाय कोगुलेशन ऑफ अपना मिल्क। ठीक, तो वो क्या हो गई, एक कॉलोइडल सॉल्यूशन, जेल, एग्जाम्पल कर्ड। अब मैं यहाँ जेल को ही पहले डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये भी एक आपको आगे मिलेगा नोट्स में। जेल भी दो टाइप के होते हैं, जेल आर ऑफ टू टाइप। One gel is known as elastic gel, and second gel is non-elastic. अब देखो इलास्टिक नॉन इलास्टिक में क्या फ़र्क है। जो कर्ड है ये कैसा आ गया, इलास्टिक जेल। और जो सिलिका जेल जो हम डिस्कस किया था कि वो रखते हैं वाटर बोतल के अंदर जो खाली होती है वैक्यूम में, या शूज़ में रखे होते हैं वो पाउच, उसमें क्या होता है स्टोन टाइप के पीसीस, उन्हें बोलते हैं सिलिका जेल। वो कैसी है, नॉन इलास्टिक, उसको आप खींच नहीं सकते। ठीक है, तो वो कैसा हो गया आपका नॉन इलास्टिक जेल। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिक्विड इन लिक्विड कि मतलब डिस्पर्स फेज भी लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड। इसका स्पेशल नेम है इमल्शन। इमल्शन का रखो याद आप, लिक्विड इन लिक्विड कॉलोइडल सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड कॉलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज इमल्शन। इमल्शन मीन्स लिक्विड इन लिक्विड। और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क जो है वो आपका एक इमल्शन, मिल्क इज़ नोन एज इमल्शन। अब इमल्शन भी हमारे पास टू टाइप्स के हैं, इमल्शंस भी टू टाइप्स के, एक हुआ WO, एक हुआ OW। अब देखो भाई ये WO क्या है, इसका मतलब होता है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल, इसका मतलब होता है ऑयल इन वाटर, जो बाद में है वो लार्ज अमाउंट में है। तो यहाँ ऑयल लार्ज अमाउंट में है, यहाँ वाटर लार्ज अमाउंट में है।
तो देखो भाई बहुत आसान सा है ये, ऑयल लार्ज अमाउंट में हो और वाटर कम हो तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, बटर। बटर मीन्स घी। देखा है आपने, घी जो है वो काफ़ी थिक है। थिक क्यों है? क्योंकि उसमें वाटर का अमाउंट कम है और लार्ज अमाउंट में क्या है, कॉलोइडल पार्टिकल्स, फैट पार्टिकल्स। ठीक है, तो वाटर इन ऑयल ये इमल्शन का एग्जाम्पल होता है बटर। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम ऑफ बटर। तो बटर कैसा हुआ, ऑयल इन वाटर, तो वाटर कम अमाउंट, सॉरी हाँ, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, ऑयल लार्ज अमाउंट में और वाटर कम अमाउंट में बटर हो गया। और ऑयल इन वाटर मीन्स वाटर लार्ज अमाउंट में ऑयल कम, तो वो मिल्क ही हो गया। मिल्क में क्या होता है 7 to 20% वाटर, तो ये कैसा हो गया, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन। इमल्शन मीन्स लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब दोबारा देखो, बड़ा आसान, 6th वाला तो आसान ही है। लिक्विड इन गैस, अब गैस लार्ज अमाउंट में है तो एरोसोल ही होगा, चाहे आपके पास डिस्पर्स फेस कुछ भी हो। अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो उसको एरोसोल ही बोलेंगे। अब देखो, गैस लार्ज अमाउंट में और उसमें थोड़े से लिक्विड पार्टिकल, फॉग का एग्जाम्पल है ये। फॉग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। और आता भी है वर्ड कई बार न्यूज़ में भी, जब सर्दियों में बहुत फॉग पड़ती है, एरोसोल के साथ में इसका, कि एरोसोल है या फॉग है। अच्छा, 7th, गैस इन सॉलिड, कि सॉलिड के अंदर गैस। कभी सुना है आज तक कि सॉलिड में गैस? देखते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो नाम होगा इसको हम बोलते हैं सॉलिड फॉर्म, क्योंकि जब लार्ज अमाउंट में गैस, मतलब गैस जो है वो थोड़ा सा आ जाए किसी चीज़ के अंदर भी, उसे फॉर्म ही बोलते हैं। चाहे वो गैस लिक्विड में हो चाहे सॉलिड में हो, गैस जब इंक्लूड हो गई तो उससे क्या है, एक स्पेस क्रिएट होगा। स्पेस क्रिएट होने से क्या है, सॉफ्टनेस आएगी, तो क्या बन जाएगा, फोम। जैसे कि फोम, आप कोई भी फोम लो, जैसे स्पंज एक फोम है, उसको आप प्रेस करो, है सॉलिड, बट उसके अंदर क्या थे, स्पेस था, तो उस वजह से उसमें गैस भर गई थी, एयर भर गई थी, तो फूल गई थी। तो फोम का मतलब है हमारे पास कि एयर का कुछ अमाउंट ऐड हो जाना। अब यहाँ पर सॉलिड फॉर्म, अगर सॉलिड ज़्यादा है तो फॉर्म कैसी हो गई, सॉलिड फॉर्म। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आप ले सकते हो प्यूमाइस स्टोन। अभी डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ प्यूमाइस स्टोन। और एक एग्जाम्पल स्पंज भी हो सकता है, तो स्पंज भी सॉलिड होती है बट उसमें एयर भरी होती है। अब प्यूमाइस स्टोन क्या है, देखो जैसे ना रामायण में देखा होगा आपने कि वो एक पत्थर था जो तैर रहा था एयर के ऊपर, सॉरी वाटर के ऊपर, राम लिखा तो वो उसमें बताया कि उसके ऊपर लिखा तो वो तैर रहा है। एक्चुअल में पत्थर आज भी प्रेजेंट हैं, मिल जाते हैं आपको रामेश्वर में, वो तैरते रहेंगे, डूबते नहीं पानी के अंदर। उसका रीज़न क्या है, ये स्टोन जो है आपके वहाँ बनते हैं जहाँ पर ना वोल्केनो की इरप्शन होगी। तो वोल्केनो से जो निकलता है आपका मैग्मा और लावा, वो जब ठंडा होता है तो उसमें से गैसेस निकलती हैं। गैसेस निकलने से क्या है, उसके अंदर पोर बन जाते हैं और कुछ गैस उसके अंदर रह जाती है, तो उससे क्या होगा, वो फ्लफ़ी बन जाएगा, मीन्स उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और वो स्टोन होता है प्यूमाइस स्टोन। और वो पानी में तैरता रहेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, उसके अंदर एयर भरी हुई है उस स्टोन के अंदर। ठीक है, और लास्ट है गैस इन लिक्विड। गैस, अब है गैस तो जाएगा तो फॉर्म ही, ये सिंपल फॉर्म है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल फॉर्म, तो गैस है तो। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास फ्रोथ। फ्रोथ मीन्स झाग। जैसे आपने वाटर के अंदर एक एयर बबल पास की, ब्लो की, तो क्या है, बबल्स बन जाएंगे। तो बबल क्या हुआ, गैस इन लिक्विड के फॉर्मेशन से हुआ। तो देखो भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसमें मैंने सभी टाइप्स को जितना पॉसिबल था सबको एक शॉर्ट फॉर्म में ले लिया। आप भी, ये टेबल आपको मिली है नोट्स में, लेकिन खुद बनाने की प्रैक्टिस करो। हर एक टाइप को, हर एक एग्जाम्पल को बिना देखे कर लो, वही आपकी लास्ट लिमिट है और वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज ये चैप्टर फिनिश हुआ। इसके रिगार्डिंग अगर आपको डाउट्स हैं, देन यू कैन व्हाट्सअप मी दैट इफ़ देर इज़ एनी नीड टू अरेंज
any online class on the Zoom regarding the doubts, and जो मैंने आपको एक मैसेज भी किया है कि फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट दी टेस्ट सीरीज़। तो उसमें क्या होगा, पहला टेस्ट होगा बस सिंपल MCQ, आसान से आ जाएंगे। सेकंड वाले में ताकि आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पता भी चले कि लेवल क्या है कंपटीशन के लिए, देन आई विल गिव यू द MCQs फ्रॉम द प्रीवियस ईयर JEE एंड NET, पर होंगे वो NCERT वाले ही। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपसे मतलब NCERT से बाहर वो नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा लेवल अलग होगा बट रहेगा वो NCERT के बेसिस पर ही। एंड आफ्टर दैट इस पूरे मतलब 4 यूनिट का टेस्ट होगा ये, जो भी पहले मंडे को, फिर ट्यूसडे को और वेंसडे को फाइनल टेस्ट होगा थ्योरेटिकल जो मेन है। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी फिज़िकल जो है वो कवर हो जाएगी और आप इसको ट्राई करो, क्योंकि स्कूल में टाइम आपके पास नहीं है आने के लिए। अब जब तक गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, और बोलने के बाद भी क्या कंडीशन, क्या ट्रेंड रहेगा, हाफ बच्चे आएंगे, फुल आएंगे, 1/3 आएंगे। सो रेगुलर स्टडी होनी अभी बहुत टाइम लगेगा। सो आप सीरियस हो जाओ। अब पहले हम भी सोच रहे थे कोई बात नहीं, 1 मंथ और 1.5 मंथ की बात है, बाद में देख लेंगे, बट यही आपका फाइनल है। एंड वन मोर थिंग, अगर कभी भी बात आई कि इंटरनल असेसमेंट पर नंबर लगने हुए, हो सकता है हो जाए, तो जो टेस्ट आप दोगे वही कंसिडर होंगे। बी सीरियस अबाउट दिस। अपने स्कूल में कोई चलता नहीं नंबर 2 काम। आप जो टेस्ट दोगे उसके नंबर मैं यहाँ पर अपने पास सेव कर लूँगा, और जब भी बात आएगी इंटरनल असेसमेंट की उन नंबर्स का यूज़ होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल में तो वही अब यूज़ होने वाले हैं। सो बी सीरियस अबाउट द टेस्ट ऑल्सो। थैंक यू।